नमस्कार। आज हम भारत की आज़ादी के उस लंबे और सच कहूं तो काफ़ी पेचीदा सफ़र को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास भारत की आज़ादी एक ऐतिहासिक यात्रा के कुछ ज़रूरी अंश हैं और हमारा इरादा ये है कि इसके सबसे अहम पड़ावों को, उनकी गहराइयों को समझें। चलिए शुरू करते हैं भारत की उस छवि से जिसे सोने की चिड़िया कहते थे। स्रोत बताता है कि ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, सच में व्यापार, ज्ञान, संस्कृति सब कुछ था। मसाले, रेशम, हीरे, मतलब दुनिया भर में मांग थी। बिल्कुल। और स्रोत ये साफ कहता है कि यही जो समृद्धि थी ना, इसी ने बाहरी ताकतों को आकर्षित किया। 17वीं सदी में यूरोपीय व्यापारी आने लगे, डच, पुर्तगाली, फ्रेंच और फिर अंग्रेज। हाँ। पहले तो वो सिर्फ व्यापार के लिए आए थे, लेकिन स्रोत के मुताबिक यहाँ की जो अंदरूनी राजनीतिक कमजोरियां थी, उन्हें देखकर उनकी नीयत बदली। अच्छा, तो ये बदलाव हुआ कैसे? मतलब सिर्फ व्यापार से सीधे हुकूमत तक, ये 1757 प्लासी और फिर 1764 बक्सर। स्रोत तो इन्हें सिर्फ लड़ाइयां नहीं मानता, है ना? ये तो शायद निर्णायक मोड़ थे। हाँ बिल्कुल, निर्णायक मोड़। प्लासी ने तो जैसे दरवाजा खोल लिया, पर बक्सर 1764 वाला स्रोत इस पर जोर देता है कि बक्सर के बाद जो दीवानी मिली, मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा में टैक्स वसूलने का अधिकार, वो असल गेम चेंजर था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक व्यापारी कंपनी नहीं रही, उसके पास अपनी फौज रखने, इलाके चलाने का कानूनी और आर्थिक दोनों तरह का अधिकार आ गया था। अच्छा। यहीं से कह सकते हैं गुलामी की नींव मजबूत होनी शुरू हुई। लेकिन फिर इस गुलामी के खिलाफ आवाजें भी उठी होंगी। 1857 का वो साल, इसे अक्सर सिपाही विद्रोह कहते हैं। पर क्या ये सिर्फ उतना ही था? स्रोत तो यही बताता है कि ये सिपाही विद्रोह से कहीं ज्यादा बड़ा था। हाँ, ये बात सही है कि शुरुआत मंगल पांडे जैसे सिपाहियों ने की। वो चर्बी वाले कारतूस एक तात्कालिक कारण बने। हाँ, वो तो था ही। पर इसमें फिर राजे रजवाड़े भी शामिल हुए, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अवध की बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब। और सिर्फ वो ही नहीं, आम किसान, कारीगर, वो भी जुड़े। ये अंग्रेजी राज के खिलाफ पहला बड़ा, एक तरह से संगठित प्रयास था। भले ही वो सफल नहीं हुआ, उसे कुचल दिया गया, पर उसने अनजाने में ही पूरे भारत में एक साझा दुश्मन के खिलाफ एकता की भावना जगा दी। राष्ट्रवाद जिसे कहते हैं, उसके बीज बो दिए। और फिर इसी भावना को, मतलब विचारों के स्तर पर, दादा भाई नौरोजी जैसे लोगों ने आगे बढ़ाया। उनकी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, स्रोत में इसका जिक्र कैसे? हाँ, स्रोत इस बात को काफी प्रमुखता से बताता है। नौरोजी ने पहली बार आंकड़ों के साथ ये दिखाया कि ब्रिटिश हुकूमत असल में कैसे भारत का पैसा और संसाधन खींच कर ले जा रही थी। अच्छा, मतलब हिसाब लगाकर दिखाया। बिल्कुल, पूरा हिसाब लगाकर कि कैसे भारत का पैसा लंदन जा रहा है, जिससे भारत गरीब हो रहा है और इंग्लैंड अमीर। इसने पढ़े लिखे भारतीयों की आंखें खोल दी एक तरह से। समझ गया। ये अपने देश का अपनाओ, बाहर का छोड़ो। ये सिर्फ आर्थिक लड़ाई नहीं थी, ये अपनी सांस्कृतिक पहचान बचाने की भी कोशिश थी। फिर एंट्री होती है गांधी जी की 1915 में। उनका रास्ता बिल्कुल अलग था, सत्य और अहिंसा। लेकिन 1919 में जो जलियांवाला बाग हुआ, उसने तो माहौल एकदम बदल दिया होगा। हाँ, स्रोत उसे एक ऐसे मोड़ की तरह देखता है जिसने पूरे देश को और खुद गांधी जी को भी हिलाकर रख दिया था। वो शांतिपूर्ण सभा पर जनरल डायर का गोलियां चलवाना, ब्रिटिश राज का वो क्रूर चेहरा सबके सामने आ गया। सही। इसी के बाद आप देखिए 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। लाखों लोग, शहर हो या गांव, पहली बार किसी इतने बड़े आंदोलन से जुड़े। स्कूल, कॉलेज, अदालतें, विदेशी कपड़े, सबका बहिष्कार हुआ। ये एक प्रदर्शन था कि बिना हथियार उठाए भी हुकूमत को चुनौती दी जा सकती है। और फिर 1930 का वो दांडी मार्च, नमक जैसी इतनी मामूली सी दिखने वाली चीज पर इतना बड़ा आंदोलन, ये थोड़ा... हाँ, यही तो गांधी जी की रणनीति की खूबी थी। नमक हर घर की जरूरत थी, है ना? और उस पर टैक्स लगाना अन्याय का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। अच्छा। स्रोत में उनके एक साथी का जिक्र है। वो बताते हैं कि कैसे साबरमती से दांडी तक के उस 240 मील के सफर में रोज हजारों लोग जुड़ते चले गए। हाँ। ये सिर्फ नमक कानून तोड़ना नहीं था, ये अंग्रेजी हुकूमत के नैतिक अधिकार को सीधी चुनौती थी। एक तरह से आत्मनिर्भरता का ऐलान भी था। इसके बाद तो लड़ाई और तेज हुई होगी। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन और वो नारा करो या मरो। बिल्कुल, तब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। गांधी जी ने इसे अंग्रेजों पर दबाव डालने का सही वक्त समझा।
करो या मरो का मतलब साफ था, या तो आजादी लो या इस कोशिश में जान दे दो। काफी तीव्र। हाँ, सारे बड़े नेता तो फौरन गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन जैसा स्रोत बताता है, ये आंदोलन फिर जनता ने खुद चलाया। रेलवे लाइनें उखाड़ी गईं, थानों पर हमले हुए। इसने अंग्रेजों को बिल्कुल यकीन दिला दिया कि अब भारत पर राज करना मुमकिन नहीं है। और इसी समय एक दूसरा मोर्चा भी था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज का। हाँ, स्रोत दोनों रास्तों को, गांधी जी के अहिंसक आंदोलन को भी और बोस के सशस्त्र संघर्ष को भी आजादी के लिए जरूरी मानता है। बोस का मानना था कि दुश्मन के दुश्मन की मदद से, यानी जापान और जर्मनी के मदद से, अंग्रेजों को हराया जा सकता है। उनका वो नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आज भी गूंजता है। हाँ बिल्कुल। आजाद हिंद फौज ने लड़ाइयां लड़ी, हजारों कुर्बानियां दी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। और आखिरकार 15 अगस्त 1947 आजादी, लाल किले पर तिरंगा फहराया गया, लेकिन इस खुशी के साथ बंटवारे का वो भयानक दर्द भी जुड़ा था। स्रोत में कुछ व्यक्तिगत कहानियों का जिक्र है, लाखों लोगों का उजड़ना, वो हिंसा वाकई पढ़कर सिहरन होती है। ये सचमुच एक ऐसा पल था जहां बहुत बड़ी खुशी और बहुत गहरा दुख दोनों एक साथ थे। सदियों की गुलामी खत्म हुई, पर उसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ी। तो इस पूरी बातचीत और जो स्रोत हमने देखे, उससे क्या सार निकलता है? ये सिर्फ तारीखें और घटनाएं तो नहीं है। दुखों में ये कहानी है अनगिनत लोगों के सपनों की, उनके संघर्ष की, त्याग और बलिदान की। ये दिखाती है कि कैसे अलग अलग सोच और अलग अलग तरीकों के बावजूद एक साझा लक्ष्य, आजादी, उसने पूरे देश को एक साथ जोड़ा। और जैसा स्रोत आखिर में इशारा करता है, आजादी मिलने के बाद देश को बनाने की चुनौती, वो शायद आजादी की लड़ाई जितनी ही बड़ी थी। और ये सोचने पे मजबूर करता है कि क्या वो चुनौतियां आज भी किसी न किसी रूप में हमारे सामने हैं। सेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि हम उस मिली हुई आज़ादी का, उन कुर्बानियों का आज क्या मोल समझते हैं और से कैसे सहेज कर रखते हैं। जय हिंद।